जो बात कही गई है जेलेंस्की की तरफ से कि चीन को जो है शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होना चाहिए, पहले बात कही। अगले दिन ये बात कही कि जो पश्चिमी दुनिया है, हम उससे डिमांड करते हैं कि वो रूस से बातचीत करे, जंग खत्म कराए। ये क्या कहलाता है कि यूक्रेन और जो रूस के बीच जंग चल रही थी, जब वहां से भारतीयों को निकाला गया तो क्या प्रचार किया गया कि प्रधानमंत्री ने कहा और दोनों देशों ने जंगें रोक दी। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पे दोनों देश जंग रोक सकते हैं, तो क्यों यूक्रेन का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदद के लिए नहीं पुकार रहा है? बढ़ जाता है। क्या वाकई में आपको लगता है कि चीन और रूस ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र, खड़यंत्र, पड़यंत्र तैयार किया था, रणनीति तैयार की थी कि अमेरिका को ले जाकर गाजा की जंग में उलझा दो इजराइल के जरिए और हमारी जान छूट जाएगी, और वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है? यानी ईरान ने रूस के लिए एक माहौल बनाया, अमेरिका को यहां इलझवा दिया ताकि रूस वहां बच सके। जो काम चीन के बारे में चर्चा चल रही है, वो काम ईरान ने किया है। धाकड़ खबर, बेखौफसुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक कहानी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि दो दोस्त थे, एक शर्मा जी, एक वर्मा जी। दोनों बीज की दुकान पे गए और सब्जी का बीज लेकर अपने घर के बाहर आकर बो दिया। कुछ दिन बाद शर्मा जी जाकर वर्मा जी की सब्जियां काटने लगे। तो वर्मा जी ने कहा कि भैया हमारी सब्जियां क्यों काट रहे हो शर्मा जी? तो शर्मा जी ने कहा कि असल में बीज तो वहां डाला था, लेकिन सब्जियां यहां पर उग आई हैं। ये कहानी, ये किस्सा इसलिए आपको सुनाया है क्योंकि यूक्रेन की तरफ से कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है चाइना को लेकर, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि क्या वाकई में हमास और इजराइल की जो जंग शुरू कराई गई है उसके पीछे रूस और चीन का हाथ था, सोच थी, और उन्होंने जंग कराकर अमेरिका को उलझा दिया है। और अब हालत यह हो गई है कि यूक्रेन अपनी जान बचाने के लिए चाइना से मदद की गुहार लगा रहा है, अमेरिका को बाईपास कर रहा है, पश्चिमी दुनिया से कह रहा है कि भाई साहब रूस से मेरी जान छुड़वा दो। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है? इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं कृष्ण कांत जी, यानी के जी। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और अपनी बेबाकी और स्पष्टवादिता के साथ साथ जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखने के लिए जाने पहचाने जाते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, आज उसको लेकर भी बात करेंगे। आप वहां पर भी जाकर इनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। वैसे कहानी सुन के मैं बड़ा खुश हुआ, सटीक था जी। मैं आपके YouTube चैनल को लेकर कुछ बात करना चाहता हूं, हमारे व्यूवर्स को बताइए, क्योंकि आप उस पे शायद इंग्लिश में ज्यादा चीजें अपलोड करते हैं। यह यूट्यूब खोले हुए मुझे बहुत समय हो गया, जब वन रैंक वन पेंशन का संघर्ष काफी तेज था और मुख्यतः वहीं से शुरू की थी। बाद में फिर हिंदी में भी शुरू किया, और खासकर जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तब से वहां के न्यूज को लेकर मैं अंग्रेजी में ही डालता हूं। हालांकि दो बार यूट्यूब चैनल ने मेरे चैनल को स्ट्राइक कर दिया है, बीच में उसको सस्पेंड कर देते हैं, उसके विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। के एजुकेट्स के नाम से है, लेकिन खैर वहां के फॉलोअर्स बड़े कम हैं जी। हम अपने कम्युनिटी पोस्ट पर आपके वीडियोस के लिंक को शेयर करेंगे। जो लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं वो वहां से उस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। जो बात कही गई है जेलेंस्की की तरफ से कि चीन को जो है शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होना चाहिए, पहले बात कही। अगले दिन ये बात कही कि जो पश्चिमी दुनिया है, हम उससे डिमांड करते हैं कि वो रूस से बातचीत करे, जंग खत्म कराए। ये क्या कहलाता है? एक तो यह भी हमारे दर्शकों को याद होगा या जानना चाहिए कि चीन ने भी यह पहलकदमी की थी तकरीबन 1 वर्ष पहले, और अमेरिका ने उसको सिरे से खारिज कर दिया था। यूक्रेन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उनका भी पीस का एक फॉर्मूला आया था। अब दावोस में जो मीटिंग चल रही है, बहुत सारे नेता हैं, जो होगा उस पर कभी बाद में बात करेंगे कि दावोस में होता क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक मजाक है, जहां तक जनता, पूरे विश्व की जनता की बात है। लेकिन यूक्रेन को अब यह लगने लगा है कि कुछ भी हो जाए, युद्ध भले ही थम सा गया हो, लेकिन वह कभी जीत नहीं सकते हैं, और रूस जैसे भी वो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की जो नीति थी कि लास्ट यूक्रेनियन मैन तक हम यूक्रेन के फौज को मदद करेंगे, वह नजर नहीं आ रहा है। उसका ध्यान अब इजराइल
और खासकर मिडिल ईस्ट में चला गया है, वह इससे मुक्त होना चाहता है। और यह साफ नजर आ रहा है कि जहां इंग्लैंड के साथ समझौता हुआ, यूक्रेन का एग्रीमेंट हुआ है सिक्योरिटी पर, वहीं पर फ्रांस के साथ भी हो रहा है। और पूरी की पूरी तमाशा जो है, और जो मदद है, वह यूरोपियन यूनियन के पाले पड़ गया है। अमेरिका उससे अलग हो रहा है और यह जेलेंस्की को साफ नजर आ रहा है। इसलिए जेलेंस्की अप्रत्यक्ष रूप से यह चोट भी कर रहे हैं, चीन को भी लाने की बात कर रहे हैं। और दावोस जहां मीटिंग चल रही है, वहां स्विट्जरलैंड के भी विदेश मंत्री ने शायद कहा है कि चीन का इस शांति सम्मेलन में होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि चीन भाई इलाज अभी खामोश है, पता नहीं वो क्या सोच रहा है या किस चीज का इंतजार कर रहा है। जी, इसे चीन की बढ़ती हुई महत्ता बताएं कि जैसे हमारे तो वैसे राजनाथ सिंह रात दिन बोलते रहते हैं कि भारत के बगैर आज दुनिया में कोई भी फैसला बड़ा लिया नहीं जाता है। खैर, इसे चीन की बढ़ती हुई महत्ता माने या अमेरिका को चिढ़ाने की या दिखाने की कि देखो तुम हमारा साथ नहीं दे रहे हो, हम चीन के साथ जा रहे हैं, क्या माने इसको? चीन का जियोपॉलिटिकल जो ग्रिप है उसका बहुत तेजी से बढ़ा है, खासकर 2000 से, यानी तकरीबन 20 से 25 साल के बीच में। हम देखें तो इस बीच में हर 5 साल उसका जीडीपी दुगुना हुआ है। एरोस्पेस कहें, स्पेस टेक्नोलॉजी कहें, या मिसाइल की बातें कहें, यूएवीज की बातें करें, हर तरह से वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और जहां तक उसकी निवेश पूंजी या कैपिटल की बात है वर्ल्ड ओवर में, उसकी मैं चर्चा पहले भी आपके साथ करता रहा हूं। चीन की महत्ता बहुत बढ़ा है, चीन के बिना कहीं भी कुछ होना बड़ा मुश्किल सा हो गया। भारत की बात रहने दे अभी हाल फिलहाल में। और इसलिए वहां पे यदि अमेरिका खामोश है चीन से आर्थिक संघर्ष को लेकर, जिसकी मजबूरी है, और वहीं पर यूरोप के द्वारा भी संभवतः एक कोशिश की जाती है कि अमेरिका को फिर से हमारे पाले में लाया जाए, वैसे उनको इसका भी डर है कि बाइडेन के हारने के बाद से जो नए राष्ट्रपति यदि ट्रंप फिर से आ गए तो उनका क्या होगा। जी, अब यहाँ पे आप कह रहे हैं भारत को छोड़ दे, लेकिन मुझे लगता तो नहीं है कि भारत को छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि यूक्रेन और जो रूस के बीच जंग चल रही थी, जब वहां से भारतीयों को निकाला गया तो क्या प्रचार किया गया कि प्रधानमंत्री ने कहा और दोनों देशों ने जंगें रोक दी। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर दोनों देश जंग रोक सकते हैं, तो क्यों यूक्रेन का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदद के लिए नहीं पुकार रहा है? हाँ, 6 घंटा के लिए तथाकथित रूप से रोका गया था युद्ध को, हालांकि खुद यहाँ के विदेश मंत्री ने उसको नकारा। उसके बावजूद हमारे लोग कहते रहते हैं। मैं भारत को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, भारत का बहुत महत्व है इंडो पैसिफिक रीजन में। चीन के खिलाफ जो भी एक गोलबंदी अमेरिका कर रहा है, उसमें भी इंडिया का एक सामरिक महत्व होगा। अब इंडिया को सोचना होगा कैसे करें। हाँ, जहां तक यूक्रेन युद्ध की बात है, उसमें भारत का कोई खास महत्व नहीं है, इसके अलावा कि भारत वहां एक न्यूट्रल देश की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है। और रूस के साथ मिलकर उसके तेल खरीदने में चीन के साथ साथ भारत का बहुत महत्वपूर्ण योग है, यानी रूसी आर्थिक स्थिति को संभालने में एक भारत एक रोल है। नहीं तो जहां तक वहां के जियोपॉलिटिक्स में है, भारत इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, खैर मिलिट्रीली तो बिल्कुल उसमें कुछ हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं है, एक्सेप्ट यूएनओ में वोट देने के अलावा। जी, नहीं, थोड़ा इसी सवाल को और विस्तार देते हैं। आपने देखा होगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुल्लम खुल्ला तारीफ करते रहते हैं। तो क्या ये जेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा है कि किस आदमी को पकड़ के अपनी जान रूस से छुड़वानी है? जेलेंस्की स्टैंडिंग कॉमेडियन थे और आजकल जो कर रहे हैं, खैर जहां तक बाइडेन से तुलना करें तो बाइडेन से बेहतर हैं, कुछ समझदार बातें करते रहते हैं। भारत की स्थिति को मैं फिर से कहूं तो भारत अपनी स्थिति को खुद ही खराब कर रहा है। नहीं तो भारत का जो भूभाग है, जितना बड़ा क्षेत्र है, जो आबादी है, जो इसका जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, बड़ा स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण है हिंद महासागर के लिए, और पूरे विश्व में एक बड़ा अच्छी स्थिति देने के लिए स्थिति में था, जहां हमारी जीडीपी 3 ट्रिलियन है, हालांकि अमेरिका और चीन से बहुत कम है। लेकिन जहां तक जेलेंस्की की बात है, वो चीन के साथ जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, चीन से भी उनकी पहली बातें हुई थी। और चीन की जो न्यूट्रलिटी है, जो अमेरिका के साथ चीन की अंदर ही अंदर जो समझदारी बनती है, वह जेलेंस्की को समझ में आती है। कम से कम यूक्रेनियन सत्ता को यह बात समझ में आती है, इसीलिए चीन का महत्व वहां बढ़ जाता है। जी,
चीन का महत्व वहां पे बढ़ जाता है। क्या वाकई में आपको लगता है कि चीन और रूस ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र, खड़यंत्र, पड़यंत्र तैयार किया था, रणनीति तैयार की थी कि अमेरिका को ले जाकर गाजा की जंग में उलझा दो इजराइल के जरिए और हमारी जान छूट जाएगी, और वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है? चीन को कुछ बातें पता भी नहीं चली है। जैसे जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो चीन को नहीं पता था, उसके लिए आश्चर्यजनक बात थी। यह बात के खबरों से पता चला। जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, हमास की लड़ाई की बात है, चीन को कितना खबर था, नहीं था, नहीं अभी तक पता चला है। लेकिन चीन जो परिस्थितियां वहां बन रही है उससे बहुत खुश नहीं है। लेकिन उसके लिए एक ही चीज जो बनता है, जो चीन चाहता है कि रूस कमजोर बना रहे। नहीं तो यदि रूस ताकतवर बनता है, जो उसकी स्थिति बनी है खासकर पुतिन के आने के बाद से, वह चीन के साम्राज्यवादी विस्तार के लिए खतरा है। अभी वह केवल अमेरिका ही को अपना प्रतिद्वंदी मानता था, वहां रूस एक पूरी तरह खड़ा हो गया। और जहां तक षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, इसमें रूस का तो होगा ही होगा, और ईरान का बहुत ज्यादा रोल है इस मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है। चीन से ज्यादा, बल्कि एक तरह कहें तो हो रहा है। जी, यानी ईरान ने रूस के लिए एक माहौल बनाया, अमेरिका को यहां इलझवा दिया ताकि रूस वहां बच सके। जो काम चीन के बारे में चर्चा चल रही है वो काम ईरान ने किया है। ईरान ने, जी, ईरान ने वह काम किया है। कितना भी कोशिश कर ले, कितने भी पुतिन वहां गए, शी इधर वापस आए, इनके विदेश मंत्रियों की आपस से बातचीत हुई, लेकिन चीन ने खुलेआम मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और युद्ध की जो सामग्री है, चूंकि अमेरिका का बहुत बड़ा प्रतिबंध था, उसको तोड़ने के लिए चीन नहीं तैयार था, क्योंकि इसकी पूंजी वहां भी लगी हुई है। और चाइना यह देख चुका है कि किस तरह सारे रूस के संपत्ति को अमेरिका ने उसको फ्रीज किया हुआ, शायद उसको हड़प भी ले। इसका खतरा है चीन के सामने। इसलिए चीन निर्विवाद रूप से, बिना कुछ किए हुए, रूस को वहीं तक मदद दे सकता है जहां आर्थिक दोनों का संबंध है, और एक दूसरे के साथ जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी हो दूसरा, वहां पे सब साथ दे रहा है। लेकिन मिलिटरली उसको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और वह तैयार है नॉर्थ कोरिया और ईरान, यह दोनों देश बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए हैं, यहां तक कि बेलोरसिया से भी बेहतर साबित हुए हैं जहां तक रूस की स्थिति है। जी, इसी सवाल को आगे बढ़ाएं, फिर मैं आपसे वही शर्मा जी और वर्मा जी वाली कहानी कहलवाना चाहता हूं, या उसी पे आपसे तबसरा चाहता हूं। क्या ईरान ने रूस के लिए ये एक नई जंग हमास के रास्ते शुरू करवा के माहौल बनाने का काम किया, और आज जो है यूक्रेन जो है कह रहा है कि रूस से उसकी जान छुड़वा दी जाए? बिल्कुल। ईरान का जो हस्तक्षेप हुआ, इस ईरान के बारे में हमने पहले ही बात की है कि वह एक शक्तिशाली रीजनल, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर चुका है, जो विश्व में शायद ही ऐसा नजर आता है। और उसके पीछे रूस का महत्वपूर्ण रोल है उसमें। जहां तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लड़ाई की बात है, अमेरिका बहुत कूद रहा था, और एक सेल्फ डिफेंस के लिए यूक्रेन के लिए शुरुआती दौर में, पौने 2 साल वर्ष पहले जो युद्ध शुरू हुआ था, उसमें उसकी देने की बात हुई थी। अब पूरे के पूरे ऑफेंसिव वेपन्स दे रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, फाइटर, जिसमें F-16 भी अभी पहुंचने वाला है, या हो सकता है पहुंच भी गया हो, एंटी शिप मिसाइल्स, और इस तरह के भी आयुध देने लगा है जो इंटरनेशनली बैंड है। जी, तो इसके बाद इस क्षेत्र में जहां तक बात करें, रशिया यहाँ पे बड़ा ही सक्सेसफुल हुआ है ईरान के साथ मिलकर। और ईरानी रेसिस्टेंस फोर्सेस जो है इराक में, सीरिया में, हमास, हुतीज और हिजबुल्लाह, सबको मिलाकर, और यह एक समस्या बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गए हैं। वेस्टर्न पावर्स भी साथ नहीं आना चाहते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि यह युद्ध यदि फैला तो मिडिल ईस्ट से नहीं, उनके भी सर पे सवार होगा, वहां भी लड़ाइयां शुरू होंगी। जी, क्या इसी वजह से यूएनएससी में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया? क्या इसी वजह से यूएनएससी में जो प्रस्ताव हुतियों के खिलाफ लाया गया उसका रूस ने वीटो नहीं किया? संभव है, इसकी बातें हम लोगों ने किया था, इसकी संभावना बनती है। वहां पे उसने केवल 2 अमेंडमेंट लेके आया, लेकिन उस पर वीटो नहीं लगा। यानी कहीं से कहीं रूस की मिली भगत है, और ये इन लोगों को पता भी होगा। उसने पहले से भी ईरान को बोल रखा होगा कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं, इनको इनकी लड़ाई बढ़ने दो। और लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं, यूतीज भी मार रहे हैं। और ईरान ने जो एक ही ठिकाने में, कुर्दिस्तान में जो अटैक किया, जो इराक का हिस्सा है,
वहां पे उसने इजरायली जो फोर्सेस हैं उनको भी मारा, उनके जो ट्रेनिंग सेंटर उसको भी मारा, अमेरिकी दूतावास के आसपास भी किया, और जो इसके आईएसआईएस के जो भी हिस्सा है उसको भी मारा। उसने एक ही तीर से तीन तीन को धराशायी कर दिया, और साथ साथ चेतावनी दे दी कि भाई अमेरिका एंड ऑल दैट तुम दूर रहो। और अमेरिका और पूरी उसकी मीडिया बड़ी खामोशी से इस चीज को ना बढ़ाने में हाथ दे रही है, चुपचाप खामोश रह रहे कि भाई रशिया को इसमें युद्ध को फैलाने में सफल नहीं होने देना चाहिए। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि रसिया को इस युद्ध को फैलाने में सफल नहीं होने देना चाहिए, लेकिन रणनीति लगता है रशिया की ही कामयाब होती हुई दिख रही है। तभी अब यूक्रेन ने चीन चीन पुकारना शुरू कर दिया है, वरना जो यूक्रेन अभी रात दिन अमेरिका अमेरिका पुकारता था या यूरोपियन यूनियन की तरफ जो है देखता था, वो क्यों चाइना चाइना पुकारने लगेगा? क्योंकि दुनिया जानती है चाइना और रूस के अच्छे खासे संबंध हैं, और चाइना जो है कारोबारी सोच रखता है, हो सकता है वो रूस को मना ले और ये झगड़ा फसाद कम हो जाए। अगर ये हो गया सर, तो चीन को क्या फायदा होगा इसका? चीन के यदि न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं होता है तो चीन के दोनों हाथ में लड्डू है, रूस हारे या जीते, इस क्षेत्र में युद्ध बढ़े ना बढ़े। अमेरिका भी कमजोर हो रहा है आर्थिक रूप से, मिलिट्री रूप से, रशिया तो हो ही जाएगा। इसके प्रतिद्वंद में, और जहां तक यूरोपियन यूनियन की बात है, उसे नजर आता है कि उसमें उसकी घुसपैठ हो रखी है, उसको भी तोड़ देगा। यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसने उसके सारे आवाज को दबा दिया, हर जगह कर दिया है। और इसका लक्ष्य भी है कि 2030 के बाद से ताइवान पर भी वह आक्रमण करे ना करे तब तक ले लेगा, और उसके आने वाले दशक में उसका उसका फ्यूचर है, भविष्य है, उसकी प्लानिंग है कि पूरे विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश, ताकतवर देश बन जाएगा। जी यानी इसे उलट के ऐसे भी कह सकते हैं कि चाइना ने ही रशिया को यह सलाह दी हो कि भाई मिडिल ईस्ट में कोई ऐसी जंग शुरू करा दी जाए, अमेरिका उलझ जाए। यह कहना भी गलत है कि रसिया ने कोई ऐसी रणनीति तैयार की है, चाइना की रणनीति हो सकती है। बिल्लियों के लड़ाई में या बट्टाधार में बंदर का फायदा बिल्कुल संभव है। और चाइना की जो तटस्थ नीति है वो कहीं से भी तटस्थ या न्यूट्रल नहीं है, अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है, और ऊपर से वह बराबर की दूरी रख रहा है ताकि उसके दोनों प्रतिद्वंदी कहें, दुश्मन कहें, और जहां भी है वो आपस में धाराशायी हो, और यह एकमात्र एक छत्र इसका कंट्रोल हो जाए पूरे वर्ल्ड मार्केट में। जी बिल्कुल आप सही फरमा। बिल्कुल आपने सही कहा कि वर्ल्ड मार्केट में एक छत्र कंट्रोल हो जाए, क्योंकि देखिए सब तरफ जो लड़ाइयां चल रही है ना, हर कोई अपना हित देख रहा है, अपना फायदा देख रहा है। कोई अपने आप को हथियारों के दम पे बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने आप को पैसे के दम पे बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका अपना बड़प्पन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। कौन कामयाब होगा आने वाला वक्त बताएगा। जो था अभी तक वो समेट के आपके सामने रखा, कल को क्या तस्वीर होगी उससे फिर आपको रूबरू कराने की ताजा तरीके से कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर